हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो उसमें जो है हम लोग का ये पहला क्लास हमने देखा था जहाँ पे। अब हमने दूसरा क्लास हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में, जो 1972 में आया हुआ था ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो सुर्खियों में क्यों था, इसको हम जानने से पहले हम आपको से हमारा ये वो है कि जो है आप अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और सारे वीडियो आपको देखने को मिले। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें, ताकि ये जो हम सीरीज कर रहे हैं ये पूरा कंटिन्यू करते रहें, है ना। क्योंकि उससे भी हमको हिम्मत मिलता है और मेरी भी दिलचस्पी बढ़ती है। हाँ चलो, लोग देख रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं लोग, इसका किसी न किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो ही करने को मिलता है, तभी तो समझ में आता है कि हाँ हम कर रहे हैं तो ये फ़ायदा है, करना चाहिए हमको, तो इससे हमको भी सीख मिलती है। तो इस वजह से आप लोग भी जो है देखने के अलावा अगर कुछ भी मतलब सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो है आप वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, है ना। आप जो है टेलीग्राम पे जा कर के अपने जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग आपके दोस्त वगैरह हों उनके पास शेयर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है इसका फ़ायदा लोगों को भी पहुंचा सकते हैं। हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज़ है इसमें जो है हमको जो है जो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको इसमें पूरा फ़ायदा मिलेगा और अलग से उनको नहीं पढ़ेंगे तब भी उसमें से काम हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में, जो सुर्खियों में क्यों था। तो केरल में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है संशोधन करने वाला पहला राज्य बना था। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, है ना, संरक्षण केरल जो है 2025 का उद्देश्य, है ना, विधेयक जो है 2025 का जो उद्देश्य था कि मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले जो वन्य जीवों का जो है वध करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं। हेलो, अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मानव, है ना, कि जितने भी लोग मतलब वीडियो को अगर देख रहे होंगे उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो है जो फॉर्म यूपीएससी का जो है फॉर्म आ चुका है, तो उसको बिना देरी किए जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लग रहे हैं उनको जो है लगा करके भर देना चाहिए, ताकि जो है जल्दी से जल्दी उनको जो है उनका जो फॉर्म है सबमिट हो जाए और उनको कोई दिक्कत ना हो। सेंटर भी मिल जाएगा जहाँ पे वो चाहेंगे भी, है ना। और इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा, आप उसमें देख लीजिए क्या क्या लगेगा। ठीक, तो मैं आगे में बताता हूँ। अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में, है ना। तो इसमें जो है इसका उद्देश्य था कि जो और हम ये वीडियो को जो हम भी करवा रहे हैं सीरीज, यह पूरा डिटेल में करवा रहे हैं, यानी कि छोड़ छोड़ के भाग जा रहे हैं बीच से। थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा फिर, है ना, तो समझ में नहीं आता, तो हम डिटेल में करवा दे रहे हैं। बाद में हम जब करेंगे तो शॉर्ट में कर देंगे, शॉर्ट में करवा देंगे रिवीजन के टाइम पे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में तो 1972 के बारे में है, जिसमें कहा गया है इसका उद्देश्य था कि जो है जंगली, है ना, जानवरों, पक्षियों, वनस्पतियों की जो है सुरक्षा, उनके जो है संबंध मामले का जो है प्रबंधन सुनिश्चित करना कि वो मतलब सुरक्षित रहें वो भी, और जो मनुष्य जाति है वो भी सुरक्षित रहे, ताकि राष्ट्र की जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना और जो है पर्यावरण को जो सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा प्रजातियों की जो सुरक्षा के लिए 4 अनुसूची में जो है संशोधन के अनुसार बताया गया है, 2022 में संशोधन किया गया था, जिसमें बताया गया है अनुसूची 1, इसमें कहा गया है उच्चतम स्तर का जो है संरक्षण प्राप्त वन्यजीव प्रजातियां। दूसरा कहा गया है निम्न संरक्षण स्तर वाले वन्यजीव प्रजातियां। तीसरा इसमें कहा गया है संरक्षित वनस्पति प्रजातियां। चौथा कहा गया है वन्यजीवों और वनस्पतियों की जो है संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो है अभिसमय के तहत जो है सूचीबद्ध प्रजातियां। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, है ना, राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और जो है वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड जैसे जो है संस्थागत जो निकाय हैं उनकी स्थापना से संबंधित जो प्रावधान किया जाएगा, है ना।
इसके अलावा जो है धारा 11 और 12 के तहत किए गए प्रावधानों के संबंध में विषयों को छोड़ करके यह अधिनियम जो है अनुसूची 1, 2, 3, 4 में जो है सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर रोक लगाता है कि आप किसी भी जंगली जानवर को ना शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब धारा 11 और 12 के अनुसार बताया गया है। तो धारा 11 और 12 के अनुसार जो है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, है ना, मुख्य वन्यजीव जो है प्रतिपालक, एक सेकेंड, इसमें कहा गया धारा 11 और 12 के अनुसार जो है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों जैसे कि मानव जीवन के लिए खतरा और जानवर के पूरी तरह जो है स्वस्थ होने की संभावना ना हो या उपचार ना हो सकने वाला जो है रोग उनको हो गया हो, तो वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन आदि में जो है ना अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अंतर्गत आने वाले वन्यजीवों के शिकार या अखेट का जो है अनुमति दिया जा सकता है। मान लो कोई जानवर है वो पागल हो गया है, जैसे कुत्ता पागल हो गया तो उसका रेबीज जो है लोगों को काट ले रहा है, वो उस तरीके का, और कोई मतलब हाथी हो गया, कोई जानवर जंगली हो गया जो इस तरीके का, उसके जो मेंटली हेल्थ उसका ठीक नहीं है और वो उसका ऐसा रोग भी हो गया उसको कि उसका उपचार नहीं हो सकता, तो ऐसे जानवरों को जो ना शिकार करने का भी अनुमति सरकार दे रही है ना। तो हम आगे अब देखेंगे इसमें जो धारा 11 और 12 के कुछ मामलों और विशेष उद्देश्यों के लिए जंगली जानवरों, है ना, जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति देती है और वन्यजीव और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और जो है सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित करने का जो है प्रावधान करता है। ठीक है, अब अनुसूची 1 में कहा गया कि वन्यजीव के जो है स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से और किसी अन्य वन्यजीव के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ना। पहले केंद्र सरकार से ले सकते हो, इसके अलावा आप राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेने के बाद ही कुछ कर सकते हो, वन्यजीव का स्थानांतरण वगैरह, है ना। यदि सुरक्षा संबंधी मुद्दे या दुर्घटनाएं होती हैं तब पर्यावरण, वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुमति को जो है रद्द करने का जो है अधिकार सुरक्षित रखता है। ठीक है, हम देखेंगे आगे हमारा अगला है जैविक विविधता, है ना। जैविक विविधता जिसमें कहा गया जैविक संसाधनों और उनसे जो है संबंध ज्ञान तक पहुँच तथा जो है लाभों का जो है उचित और न्यायसंगत साझाकरण, है ना। तो जैव विविधता विनियम के बारे में बात करें 2025 बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इसमें कहा गया है सुर्खियों में क्या था, तो सुर्खियों में जो है इसमें बताया गया है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जो है जैविक विविधता मतलब जैविक संसाधनों और उनसे जो है संबंध ज्ञान तक पहुँच तथा जो है लाभों का जो है उचित और न्यायसंगत साझाकरण के बारे में कहा है। जो है जैविक विविधता विनियम 2025 शीर्षक से जो है नए नियम जारी किए गए हैं। जैव विविधता में बताया गया है विनियम जो अभी 2025 में बना है, उसमें बताया गया है इसमें जो पहुंच और लाभ का जो है साझाकरण क्या है उसके बारे में। तो इसका उद्देश्य के बारे में चर्चा किया गया है कि जो है जैविक संसाधनों, है ना, जैविक संसाधनों और इनसे जो है संबंध ज्ञान के रूप में ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों को न्यायोचित रूप से साझा करने के तरीके को विनियमित करना। और ये नियम जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत जो है ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है उसको अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि नियमों में जो है 2014 में जारी दिशा निर्देश का जो है स्थान लिया है 2025 वाला जो नियम बना है। अब विनियम जो 2025 के जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में बात किया गया है। जैसे इसमें कहा गया है डिजिटल अनुक्रम जारी को जो है शामिल करना, है ना। जैसे नए नियमों का जो है लक्ष्य जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को जो है साझा करने के तरीकों को स्पष्ट करना है। और इसमें कहा गया है कि DSI, है ना, मतलब डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, है ना,
डिजिटल अनुक्रम जानकारी को जो है या उनसे जो संबंध जानकारी भी इसमें शामिल करना होगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो है डिजिटल अनुक्रम जानकारी है ना, जिसमें कहा गया यह एक जो है नीतिगत शब्दावली है और इस शब्दावली का जो है प्रयोग अनुवांशिक संसाधनों का जो है डिजिटल रूप में उपलब्ध जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें जो है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अनुक्रमण जैसे जीनोमेटिक डेटा शामिल होते हैं। पूर्व सूचीबद्ध जो सहमति है उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें कहा गया पूर्व सूचित सहमति में कि पहले हमको सूचित करना होगा, हमको सहमति लेनी होगी। उसमें बताया गया है कि जैसे जैविक संसाधनों की प्राप्ति और उपयोग के जो इच्छुक व्यक्ति होंगे या उद्योग को जो है ना, पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को जो है पूर्व सूचना देकर के उनसे मंजूरी लेनी है कि उसके बाद इसमें अपना वो चीज़ें कर सकते हैं, जो भी मतलब उनको शोध वगैरह वहाँ पे अगर जाना वगैरह चाहते हैं कोई शोध वगैरह के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे यह प्रावधान जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित कर्षित औषधि पौधों की प्राप्ति या उनके जो है उपयोग पर लागू नहीं होगा, है ना। इसके जो मतलब ये जो नियम है, जो अगर कोई औषधि वगैरह के लिए अगर कोई पौधा वगैरह का मतलब उस तरीके का आता है तो उसमें नहीं लिया जाएगा इसको। वार्षिक कारोबार के आधार पर लाभ साझाकरण के स्लैब निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा देय राशि इसमें संबंधित उत्पाद के वार्षिक सकल एक्स फैक्ट्री है ना, सकल एक्स फैक्ट्री विक्रय मूल्य के जो है प्रतिशत के रूप में 0 और जो है ना 0 तक है इसमें। जैसे इसमें कहा गया कि 5 करोड़ तक के जो कारोबार के लिए जो है 0.6% से जो है और 250 करोड़ से जो अधिक कारोबार के लिए जो है तक के हैं इसमें। और जिन उपयोगकर्ता का कारोबार जो है बताया गया कि इसमें 1 करोड़ से ना 1 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें जो है वार्षिक संसाधन उपयोग वितरण प्रस्तुत करना होगा। और इसके अलावा इसमें कहा गया है उच्च मूल्य वाले जो जैविक संसाधनों जैसे जो है लाल चंदन, अगरवुड आदि जो मतलब इस तरीके की लकड़ी हैं, उसके लिए बताया गया है कि जैविक संसाधनों के लिए ना लाभ साझाकरण है ना, नीलामी, बिक्री राशि या खरीद मूल्य से प्राप्त आय के जो है 5% कम नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा इसमें बताया गया है वाणिज्यिक उपयोग के मामले में जो है यह राशि 20% से अधिक भी हो सकती है। अनुसंधान के जो लाभों का जो अंतरण है ना, गैर बौद्धिक संपदा अधिकार बताया गया है, जिसमें IPR उपयोग बताया गया कि आपसी सहमति के अनुसार ENBA के साथ जो साझा किए जाएंगे, है ना। और इसके बाद इसमें आगे बताया गया IPR में जो है व्यवसायीकरण के मामले में वार्षिक बिक्री राजस्व टैक्स को छोड़ करके 1% तक जो है NBA के साथ साझा किए जाएंगे, है ना। NBA को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक। अब हम आगे देखेंगे इसमें पहुंच और लाभ का जो साझाकरण है ABS के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है, तो यह जो है तंत्र ना निर्धारित करता है कि जैविक अनुवांशिक संसाधनों तक कैसे पहुँच दी जाए और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों को संसाधन प्रदान करने वालों और उपयोगकर्ताओं के बीच न्यायसंगत एवं समान रूप से कैसे साझा किया जाए। रूपरेखा भी तय करने की बात की है, जिसमें जैव विविधता अभिसमय के तहत रूपरेखा तय की गई है। बान निर्देश दिशा निर्देश इसमें 2002 कहा है, ये स्वैच्छिक दिशा निर्देश है। ये दिशा निर्देश सरकारों और हितधारकों को ABS से संबंधित राष्ट्रीय प्रशासनिक और नीतिगत उपाय तैयार करने में सहायता करते हैं। इनमें आगे बताया कि इनमें जो है पूर्व सूचित सहमति, परस्पर जो है सहमत शर्तों के लिए प्रमुख कदम बताए गए हैं और नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है। तो नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है। तो नगोया प्रोटोकॉल जो 2010 है ना, जैव विविधता अधिनियम CBD के अंतर्गत जो है विधिक रूप से बाध्यकारी पूरक समझौता है। इसका उद्देश्य जो है अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का जो है न्यायसंगत और समान वितरण सुनिश्चित करना है। 2024 में CBD पर जो है पक्षकारों के जो है 16वें सम्मेलन मतलब COP है ना, COP 16 में जो है डिजिटली अनुक्रम जानकारी जो है DSI के उपयोग के लिए एक बहुपक्षीय
तंत्र को जो है अपनाया गया है। हम देखेंगे जैव विविधता पर अभिसमय, है ना, CBD, इसमें उत्पत्ति बताई गई है। इसके सदस्य कितने हैं? 3 प्रमुख जो लक्ष्य हैं इसके, प्रमुख जो प्रोटोकॉल है। जैसे इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया कि यह है ना एक अंतर सरकारी संधि है, जिसे जो है 1992 में जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो है अपनाया गया है। और 196 मतलब भारत सदस्य देश है। इसमें प्रत्येक पक्षकार देश को जो है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करना अनिवार्य है। भारत ने जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 अधिनियमित की है। इसमें 3 प्रमुख लक्ष्य इसमें हैं, जैसे जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का जो है संधारणीय उपयोग, लाभों का न्यायसंगत और जो है समान वितरण। प्रमुख प्रोटोकॉल भी इसमें जैसे कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल इसमें 2003 में है, और पहुंच और लाभ साझाकरण जो है पर जो है नागोया प्रोटोकॉल 2014 है। ठीक है, अब हम देखेंगे पहुंच और लाभ का जो साझाकरण है ABS पर जो भारत की जो विधिक रूपरेखा है वो क्या है। तो विधिक रूपरेखा के क्या तय किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 को जो है जैव विविधता अभिसमय CBD के जो है प्रति भारत की जो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए लागू किया गया है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य ना जैव विविधता का संरक्षण करना और इसके घटकों को जो संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा विस्तार क्षेत्र इसका क्या है, तो उसमें बताया कि यह अधिनियम भारत के भीतर सभी जो है जैव संसाधनों पर लागू होता है। यह नागोया प्रोटोकॉल की तुलना में ना अधिक व्यापक है, क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल केवल आनुवंशिक संसाधनों तक सीमित रहता है। इसका क्रियान्वयन के बारे में बताया गया, तो इसका क्रियान्वयन जो है इस अधिनियम को सर्वाधिक ना इस अधिनियम को सांविधिक निकायों की जो है निम्नलिखित त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसमें 3 स्तरीय बताया गया। 3 स्तरीय इसमें ये हैं, जैसे पहला जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, दूसरा है राज्य जैव विविधता बोर्ड, और इसके अलावा जैव विविधता प्रबंधन समिति है। तो जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण वो केंद्रीय स्तर पर है, जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है वो राज्य स्तर पर है, और जो जैव विविधता प्रबंधन समिति है वो स्थानीय स्तर पर है, जैसे पंचायत हो या नगर पालिका वगैरह हो उस स्तर पे है। अब हम देखेंगे ABS का जो महत्वपूर्ण केस स्टडी है ना, उसने क्या केस स्टडी उन्होंने किया था, तो क्या उन्होंने उसमें जानकारी ली। जैसे कहा गया कि केरल का जो है कानी आदिवासी समुदाय जो है पारंपरिक रूप से जो है आरोग्य पाचा वनस्पति मतलब टाइकोपस जेलेनिक्स का जो है उपयोग थकान मिटाने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता रहा है। वैज्ञानिकों ने इस ज्ञान का जो है उपयोग करके जीवनी नामक एक औषधि विकसित की है। ABS के तहत जो है इस औषधि के जो है व्यावसायीकरण से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा जो है ना कानी समुदाय के साथ साझा करनी चाहिए उनको, है ना। जो कानी समुदाय उनके ही जैसे सारी चीज़ें जो उनको पता था, तो उनसे ही ये सीख लेकर के इन्होंने बनाया। तो जो ये औषधि बनाई गई है जीवनी, है ना, तो उनको इसका जो अगर जब ये दवा बेचेंगे तो कुछ जो मतलब लाभ अर्जन करेंगे उससे जो ना उनको कानी आदिवासी समुदाय को भी देना पड़ेगा, ये चीज़ें कहा गया। अब हम देखेंगे वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, है ना। इसमें सुर्खियों में क्यों था, तो इसके बारे में बताया गया है। जैसे घड़ियाल और स्थल बेयर, है ना, जो है भालू को कहा जाता है, इसको कहा गया है वन्यजीव पर्यावासों के जो है एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, है ना, के तहत जो है प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल किए जाने की जो सिफारिश की गई है ना। इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में पहले देख लेते हैं, ये है क्या। तो नोडल मंत्रालय पर्यावरण, है ना, वन विभाग और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये इसमें आता है ना। नोडल मंत्रालय में ही जो है आता है ये पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब प्रकार इसका क्या है, तो केंद्र प्रायोजित योजना है ये, और उद्देश्य इसका ये है कि वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन गतिविधियों का संचालन करना, है ना। जिसमें कहा गया है वित्तीय सहायता जिसमें कहा गया है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों, है ना, सरकारों को प्रदान की जाती है। संरक्षित क्षेत्र बताए गए हैं, जैसे उसमें कहा गया है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व
और सामुदायिक रिजर्व को जो है समर्थन प्रदान करना। संरक्षित क्षेत्रों के जो है बाहर वन्यजीव का संरक्षण, गंभीर रूप से जो है संकटग्रस्त है ना प्रजातियों और उनके प्रयासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम जो है संचालित करना। अब तक जो है प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हिम, तेंदुआ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि जो है ना सहित 22 प्रजातियों की जो है पहचान की गई है। हम जो प्रमुख घटक देखेंगे तो उसमें जो है वन्यजीव पर्यावासों का जो है विकास, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना आदि। अब देखेंगे स्थाल बियर है ना, जो भालू, स्थाल बियर भालू, ये है उनका चेहरा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्थाल बियर भालू है, इनका देखो गर्दन किस तरीके से, मुंह किस तरीके से, है ना। विशेषताएं इनका क्या है, इनका नाम जो है लंबे नाखूनों है ना, और जो है असामान्य दांतों से पड़ा है, जो स्थाल होता है, मतलब आलसी जैसे प्रतीत होते हैं ये। और दीमक और चींटियाँ ना खाने में विशेषज्ञ होते हैं, दीमक और चींटियाँ खा जाते हैं। अन्य नाम इनका है जैसे भालू प्रजातियों के विपरीत शीत निद्रा नहीं करते ये, है ना। एकाकी जो है अधिकांशतः ये जो है रात्रिचर या फुर्तीला और भारतीय उपमहाद्वीप के जो है सबसे आक्रामक प्राणियों में से एक माने जाते हैं। ये रात में चलते हैं, रात्रिचर हैं ये। पर्यावास इनका जो है वन और घास के मैदान, भारत, नेपाल और श्रीलंका का देशज निवासी है ये, है ना। इसको जो है 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है, ठीक है। IUCN स्थिति इसकी है VU, ठीक है। अब हम खतरे देख रहे हैं तो प्रयास का जो है हास और क्षरण, मानव वन्यजीव संघर्ष और वैश्विक आबादी जो है 20,000 से जो है ना कम है। जो संरक्षण प्रयास इसमें कहा गया है तो प्रोजेक्ट स्थाल बियर है ना 2025 में दारोजी स्थाल भालू अभयारण्य कर्नाटक में है। एशिया का जो पहला समर्पित स्थाल भालू अभयारण्य है। अब हम देखेंगे आगे जो है प्रोजेक्ट चीता, तो सुर्खियों में क्या था, तो प्रोजेक्ट चीता, तो प्रोजेक्ट चीता इसलिए सुर्खियों में था क्योंकि जो है भारत और बोत्सवाना में जो है ना प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है 8 चीतों को भारत लाने की जो औपचारिक घोषणा की थी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखेंगे तो यह जो है 2022 में ना शुरू की गई एक ऐतिहासिक वन्यजीव संरक्षण पहल है। इसका उद्देश्य था कि जो है 1940 के दशक के अंत तक ना 1950 के दशक की शुरुआत में विलुप्त हो चुके जो भारतीय चीते थे उनको फिर से बसाने का काम किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो चीते थे 1940 से 1950 के दशक में ही विलुप्त हो गए। हमारे यहाँ कोई चीता दिखाई नहीं दिया, तो बहुत वहाँ की तब की सरकारें बहुत परेशान थी, तो उन्होंने ये डिसाइड लिया था कि हमको चीता का जो है फिर से बसाना है, उनके फिर से पुनर्निवास करना है। तो यह प्रोजेक्ट जो है टाइगर के अंतर्गत संचालित होता है। इसे 2023-24 में प्रोजेक्ट टाइगर एंड जो है एलिफेंट नाम दिया गया था। और जो है इसको जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 30 चीतों है ना दिसंबर 2025 तक की आबादी मौजूद है इस समय। और इसका कार्यान्वयन एजेंसी जो है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, NTCA, ठीक है। NTCA मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। तो इसमें NTCA जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक जो है संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 2006 में जो है संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे तकनीकी सहायता इसमें क्या है। तकनीकी सहायता के बारे में बात करेंगे। तकनीकी सहायता जो है भारत वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रदान की गई है। प्रोजेक्ट चीता जो है संचालन समिति के बारे में बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट जो चीता संचालन समिति है वो कौन सी इसको समिति संचालन करती है, तो इसका संचालन जो है 2030 में ही NTCA है ना जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण वो है वही इसका जो है संचालन कर रही है। इसका कार्य जो है प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की निगरानी व मूल्यांकन करना और जो है परामर्श देना है। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य ये था कि सुरक्षित पर्यावासों में चीतों की जो प्रजननशील है ना समष्टि बसाना, खास तौर पर ना उन क्षेत्रों में जहाँ ये ऐतिहासिक रूप से पाए जाते थे। खुले वन और सवाना घास भूमियों को जो है पुनर्बहाल करने हेतु जो है चीतों को एक फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उपयोग करना।
प्रोजेक्ट चीता का जो है इको डेवलपमेंट और जो है इको टूरिज्म के लिए उपयोग करना, ताकि जो है स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के जो है अवसर बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब देखो एशियाई चीता और अफ्रीकी चीता दोनों हैं सामने में, दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं? आप लोगों को कोई अंतर दिखाई दे रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब देखो जो मतलब एशियाई चीता है वो अनुसूची 1 है ना, और 1972 का जो उसमें कहा है, इसमें कहा गया CR में है ये, और VU में है। तो जो भारतीय चीता है वो ना एंडेंजर, वो जो है बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति में है, जबकि वहाँ का वो जो है सही है। तो यहाँ का जो आबादी है उसमें जो है खतरा दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे विशेषताएं। तो विश्व का जो है सबसे तेज स्तनपायी है ना, तथा भारत में विलुप्त हो जाने वाले एकमात्र बड़ा मांसाहारी इसको कहा गया है। और जो है अन्य बड़ी बिल्लियों जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ और जगुआर है ना के विपरीत चीता जो है दहाड़ नहीं सकता है। पर्यावास इसका देखेंगे तो एशियाई चीता जो है केवल पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, और भारत में इसे जो है आधिकारिक रूप से 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। और अफ्रीकी चीता जो है पूरे अफ्रीका के घास मैदानों में, झाड़ीदार क्षेत्रों और खुले वनों में पाया जाता है, विशेष रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और जो है दक्षिण अफ्रीका में। नामीबिया में तो चीतों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ठीक, और आगे हम देखिए गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। इसकी अवस्थिति जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है अवस्थिति है। इस क्षेत्र को जो है निमाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वन प्रकार इसके कठियार गर है ना, शुष्क पर्णपाती वन होते हैं का भाग है। इसकी जो नदी है वो चंबल नदी में है। बांध इसमें जो है गांधी सागर बांध के जो है बैक वाटर से घिरा हुआ है। वृक्ष इसमें जो है सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू, प्लास आदि के हैं यहाँ पे वृक्ष। और जो वन्य जीव हैं वहाँ पे जंगली कुत्ते हैं, ढोल उसको बोलते हैं, और चिंकारा है, तेंदुआ है, उदबिलाव है, मगरमच्छ है। ऐतिहासिक चीज़ें जैसे विश्व प्रसिद्ध जो है चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर है ना, शैलाश्रय का जो है हिस्सा है। हम देखेंगे टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व जो है सुर्खियों में क्यों था उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है पर्यावास, निम्नीकरण, अनियंत्रित पर्यटन और जो है कॉरिडोर विखंडन के कारण बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्षों की समस्या से निपटने के लिए टाइगर रिजर्व के जो है संरक्षण हेतु निर्देश जारी किए थे। इसमें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी जो निर्देश है उसमें कहा गया है कि जो है टाइगर सफारी पर रोक है, रात्रि में पर्यटन नहीं हो सकता, निषिद्ध गतिविधियां नहीं हो सकती, और पारिस्थितिकी संवेदनशील जो क्षेत्र है उसके बारे में बात किया गया है। तो हम पहले देख लेते हैं टाइगर सफारी पर जो है रोक क्यों है ना। तो कोर क्षेत्रों या निर्दिष्ट बाग गलियारों में किसी भी टाइगर सफारी की अनुमति नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसकी अनुमति जो है केवल बफर जोन में स्थित वन है ना, स्थित गैर वन या जो है अवक्रमी तो वन भूमि पर ही दी जाएगी। रात्रि में जो पर्यटन आते हैं उसको देखने के लिए तो कहा गया है कोर महत्वपूर्ण जो है बाघ आवासों में रात्रि पर्यटन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा निश्चित गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। इसमें बफर फ्रिंज क्षेत्रों में वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, विदेशी प्रजातियों का जो है प्रवेश, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान, वाणिज्यिक जलाऊ लकड़ी का दोहन पूर्णतः जो है निषिद्ध रहेगा। इसके अलावा पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में बताया गया है कि सभी अभयारण्य को जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय के जो है ना 2018 के दिशा निर्देश के अनुसार जो है
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को जो है अधिसूचित करना होगा। इसके अलावा हम देखेंगे बाघ संरक्षण योजनाएं, जैसे बाघ को संरक्षण करने के लिए क्या क्या योजनाएं, जैसे राज्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बाघ संरक्षण योजनाओं को तैयार संशोधित करना होगा। अधिसूचना में बताया गया है कि 6 महीने के भीतर कोर और बफर क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। और इसके अलावा बताया गया प्राकृतिक आपदा का जो दर्जा है उसमें बताया गया है कि जो है त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए मानव वन्यजीव संघर्षों को जो है प्राकृतिक आपदा का जो है दर्जा दिया जाएगा। मानव वन्यजीव संघर्ष के है ना, अगर मनुष्य और वन्यजीव का संघर्ष हो रहा है, संघर्ष के कारण होने वाले जो मानव मृत्यु की स्थिति में 10 लाख की जो समान अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। मानव और वन्यजीव में अगर कोई संघर्ष हो गया, दोनों में अगर वो हो गया जो है वन्यजीव मानव को खा गया, मृत्यु मानव मर गया, तो उसमें जो है ना, मान लो आप गए हैं, आपको शेर पकड़ खा गया, तो 10 लाख रुपए का उसको समान अनुग्रह राशि दी जाएगी, है ना, उसके लिए। अब जो है समन दिशा निर्देश जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जो है ना 6 महीने के भीतर मानव वन्यजीव संघर्ष संबंध दिशा निर्देशों का जो है मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसे जो है ना सभी राज्यों द्वारा लागू किया जाना। जैसे टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर पे 1973 के जो है तहत बाघों के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र, जिसमें जो है निम्नलिखित शामिल हैं। इसमें बताया निम्नलिखित शामिल है, जैसे क्या है कोर क्षेत्र, है ना, बफर क्षेत्र। कोर क्षेत्र में कहा गया है, कोर क्षेत्र आवास जो है उसमें कहा गया है कि जो है यह महत्वपूर्ण जो है उल्लंघनीय क्षेत्र होता है। यहाँ किसी भी प्रकार के जो है पर्यटन व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होती। और बफर क्षेत्र में कहा गया है विनियमित पारिस्थितिकी विकास, है ना, यहाँ जो है समिति पर्यटन की जो अनुमति होती है। ENTCA द्वारा घोषित कहा गया है, यह जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक सांविधिक निकाय है। राज्य सरकारें संभावित स्थलों का जो है प्रस्ताव करती हैं, जिन्हें जो है ENTCA द्वारा अनुमोदित एवं अधिसूचित किया जाता है। हम देखेंगे कुल रिजर्व, है ना, कुल रिजर्व में बताया गया है 58 जो है नवीनतम जो है मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में। इन्हें जो है ENTCA की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा जो है ना अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे ENTCA का जो सिफारिश और जो है राष्ट्रीय वन्यजीव जो बोर्ड है के अनुमोदन के बिना जो है सीमाओं के भीतर ना, सीमाओं से जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता कि उनकी जो है सीमाएँ बढ़ा दी जाए, है ना, कि उससे सीमाएँ बढ़ाने या घटाने का जो है नहीं हो सकता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में देखेंगे, तो इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस, तो हमारे पास कितने कैट होते हैं उसके बारे में बताओ, है ना, कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि कितने कैट की प्रजातियाँ होती हैं, कौन कौन से। अब हम देखेंगे सुर्खियों में क्या होता है। तो भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें जो है इसका मुख्यालय समझौते बताए गए हैं पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के जो है माध्यम से IBC, ये है ना बिग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA का मतलब होगा, हम शॉर्ट में हमेशा बोलेंगे IBCA, तो आप याद रखना इसका मतलब ये बोल रहे हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, का जो है मुख्यालय सचिवालय भारत में स्थापित किए जाएंगे। इसे जो है IBCA को जो है अपने आधिकारिक कार्यों की कार्यकुशलता पूर्वक निष्पादित करने में जो है मदद मिलेगी। हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA, है ना, तो इसमें कहा कि उत्पत्ति बताई गई है। जैसे उत्पत्ति जो है भारत द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के जो है 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया। और इसका जो संस्था का जो प्रकार, इसमें कहा गया संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं विधिक निकाय, है ना, विधिक इकाई। इसके अलावा इसमें बताया गया उद्देश्य इसका था कि जो है 7 बड़ी बिल्लियाँ, जिसमें हमने अभी पूछा ना कि कितने बिल्ली होती है, तो उनका नाम देखो दिया गया। अर्थात इसमें बताया गया बाघ जैसे हुआ, शेर हुआ, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, जगुआर हो गया और प्यूमा, है ना, का जो है ये सारे जो है ना बिग कैट्स हैं, इन 7 बिग कैट्स हैं, ठीक है,
इनका संरक्षण करना है। इनमें जो है प्यूमा और जगुआर को छोड़कर जो है सभी भारत में पाए जाते हैं। प्यूमा और जो जगुआर हैं वो भारत में नहीं पाए जाते हैं, है ना। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो सूची वन है उसी के अंतर्गत इनको संरक्षित किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिग कैट के जो बिग कैट जो 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं, बिग कैट हैं, उनको किस अनुसूची के अनुसार सुरक्षित उनको संरक्षण किया जाएगा। तो वो जो है अनुसूची 1 के तहत, ठीक है। अब सदस्यता है ना, सदस्यता बताएं। सदस्यता में कहा गया है 1995 में देशों की जो है बहुउद्देशीय बहुएजेंसीय गठबंधन है, जिसमें जो है बड़ी बिल्लियों की आबादी वाले तथा जो है उनके संरक्षण में जो है रुचि रखने वाले देश शामिल हैं। संस्थापक जो है सदस्य बताए गए हैं, जैसे 16 इसमें हैं। संस्थापक जो सदस्य 16 हैं। इसमें आर्मेनिया है, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, इक्वाडोर, भारत, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा है, ठीक है। अब भारत से हम जो बजटीय सहायता है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कितना बजट उनको दिया जाता है, कितनी बजटीय सहायता दी जाती है इनके संरक्षण के लिए। तो 150 करोड़ रुपए जो है 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। हम देखेंगे IBCA है ना, तो इसमें देखेंगे IBCA का जो सभा है उसमें तो सर्वोच्च जो निर्णयकारी निकाय कम से कम ना इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में ना एक बार आयोजित होते हैं। और 2025 में नई दिल्ली में प्रथम जो है सभा आयोजित हुई। भारत के जो है पर्यावरण, वन एवं जो है जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जो है IBCA के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित हुआ, है ना। अब हम देखेंगे स्टेट, आगे हमारा जो है टॉपिक स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी छोटी बिल्लियों के बारे में बताया गया है। तो वन्यजीव संस्था है ना, इसको इस सुर्खियों में क्या था वो हम देखेंगे। तो न्यूज में बनने का कारण ये था कि वन्यजीव संस्थान भारत का और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट छोटी बिल्ली या बिड़ाल प्रजातियां जो है स्मॉल कैट्स के बारे में बताया कि वर्तमान में उपस्थिति और वितरण व्यवहार और एक विस्तृत आकलन प्रस्तुत करना, है ना, कि ये की संख्या कितनी, ये कहाँ पे हैं, क्या चीज़, इनके बारे में जानने के बारे में। अब बिड़ाल प्रजातियों के बारे में क्या है, तो बिड़ाल प्रजातियों के बारे में देखें तो बिड़ाल प्रजातियाँ जो है ना, बिड़ाल प्रजातियों के बारे में, तो बिड़ाल प्रजातियां शीर्ष मांसाहारी जानवरों का जो है एक विधिक समूह है। ये फेलिडे कुल के जो है उपकुल फेलिना के जो है अंतर्गत आती है ना। और यह जो है लगभग सभी प्रकार के स्थलीय बायोम जैसे जो है जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ यहाँ पे ये पाई जाती हैं। हम देखेंगे भारत के जो है ना कुल 10 बिड़ाल प्रजातियाँ पाई जाती हैं भारत में, जिसमें बताया गया है कि पलास कैट है, एक यूरेशियन लिक्स है, जंगल कैट्स है, फिशिंग कैट है, लेपर्ड कैट है, एक जो है रेस्टी स्पाटिक है कैट है, और एक है मार्बल्ड कैट है, एशियाटिक गोल्डन कैट है, और डेजर्ट कैट है, और कैरेकल। अब हम देंगे जंगल कैट और भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली छोटी बिल्ली प्रजातियों के बारे में। इसके जो बाद जो है इसकी स्टडी स्पॉटेड कैट है ना, दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली, छोटी जंगली बिल्ली ही का स्थान है ये, ठीक है। तो स्टडी स्पॉटेड जो कैट दुनिया का जो है सबसे छोटी बिल्ली का जो है प्रजाति है ये सबसे। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया सबसे छोटी जंगली बिल्ली की प्रजाति कौन है, तो उसमें लिख आ गया क्वेश्चन में सबसे छोटी जंगली बिल्ली प्रजाति है, उसमें दे दिया रस्टी स्पॉट कैट, है ना, उसके बाद लेपर्ड दे दिया, तो इस तरीके से दे देगा वो। तो आपको रस्टी स्पॉट कैट दुनिया का जो है सबसे, इसी पे मानना है, ट्रिक सही हो जाएगा। बड़ी बिल्ली प्रजातियों के से जो है इनका अंतर क्या होता है, तो बड़ी बिल्ली प्रजातियों से जो है जैसे बाघ, शेर आदि में जो है ना ये गले में जो है लचीले या जो है हायाइड हड्डी होती है, जिससे वे ना दहाड़ सकती हैं। इसके विपरीत जो छोटी बिल्लियाँ प्रजातियाँ होती हैं इनके गले में जो ना कठोर हायाइड हड्डी होती है, जिससे वो लगातार जो है घुरघुराने मतलब
करने की आवाज़ निकालती हैं, म्याऊं म्याऊं और इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम भारत में जो है प्रमुख छोटी बिल्लियों की प्रजातियों के बारे में बात करेंगे तो उसमें देख लेते हैं। तो प्रजाति और संरक्षण नीति, इसमें जो है एशियाई की एक सुनहरी बिल्ली है, इसका विवरण दिया गया अनुसूची 1 में है, 1972 का जो है संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम में। तो इसका विवरण में कहा गया है पर्यावास इसका जो है भारत में मलाई जैव विविधता जैव भौगोलिक क्षेत्र की जो है स्थानीय प्रजाति है। ये प्रजाति इसकी जो है भारत में असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में मिलती है। विशेषता जो है ना इसमें जो है अपने प्रादेशिक क्षेत्र और यह एकांत में वास करने वाली ये है। कभी कभी ये जाड़े में दिख भी जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे दूसरा हमारा जो है प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, अनुसूची 1 में ये भी है। इसका नाम है कैराकल, कैराकल इसका नाम है। तो इसका पर्यावास जो है शुष्क एवं जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र, भारत में केवल जो है 3 राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। विशेषताएं इसे जो है ना सियागोज के नाम से भी जाना जाता है। एकांतवासी जो प्रादेशिक रात्रिचर है, ये रात में चलने वाला है। अब हम देखेंगे अगला हमारा जो है फिशिंग कैट, फिशिंग कैट भी है ना। तो इसका जो है ऑरेंज में दिखा रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा ये क्रिटिकल में है क्योंकि ये इसका जो संख्या कम होगा। तो इस जो है WPA जो 1972 का अनुसूची 1 है, उसी में जो है इसका जो पर्यावास उसके बारे में बात करेंगे। तो पर्यावास इसकी जो है आर्द्रभूमि क्षेत्र, सुंदरबन, हिमालयी तराई क्षेत्र तथा जो उत्तर पूर्व भारत के जो है कुछ हिस्से में पाई जाती हैं। विशेषताएं इसका ये भी कि रात्रिचर में जो है पिछले पैरों में जो है झिल्ली है ना होती है, जिससे जो है उथले जल में जो है आगे बढ़ने में इसको सहायता मिलती है। हम देखेंगे यूरेशियन लिंक्स के बारे में। तो यूरेशियन जो लिंक्स है उसमें बताया गया है कि इसका जो पर्यावास है ना, ये भी अनुसूची 1 में है। इसका जो पर्यावास है, अब देखो इसका जो मतलब स्थिति है यूरेशियन में और लिस्टन कर्सन है, LC में लिस्टन कर्सन में है। और इसका बताया है कि पर्यावास मध्य एशिया के जो है बंजर, अपेक्षाकृत खुले और जो है पथरीले पर्वतीय पठार है ना, भारत में जो है लद्दाख के जो कुछ भाग में। विशेषताएं इसका क्या होता है, मुख्यतः जो है एकांतवासी और प्रादेशिक और रात्रिचर में, ये भी रात में चलने वाली। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लिस्ट कंसर्न है और जो LC है और VU है, ये सब का मतलब हमने पहले वाले लेक्चर में बता दिया, शुरू में ही बताया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। हम देखेंगे भारत में हाथियों की स्थिति है ना। तो हमारा अगला टॉपिक है भारत में हाथियों की स्थिति, स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया। तो सुर्खियों में क्या है, तो हाथियों का जो DNA है आधारित ना समकालिक अखिल भारतीय आबादी जो है अनुमान के बारे में बात किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि अखिल आबादी अनुमान में जो है 2021-25 के भारत में जो है हाथियों की जो है DNA आधारित पहली गणना है। यह गणना जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के जो है तत्वाधान में जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा की गई है। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इसमें बताए गए हैं। इसके अनुसार जो है एशियाई हाथियों की जो है कुल समष्टि 22,446 है। वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की जो है सर्वाधिक संख्या जो है भारत में है, जो एशियाई हाथियों की कुल जो है वैश्विक समष्टि का जो लगभग ना 60% है। वर्तमान में जो है वनों में रहने वाले जो हाथी मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 वन्य प्राणी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 4 वन्य जो है पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जिसका जैसे एक हिमालय की तलहटी में, दूसरा पूर्वोत्तर राज्य में और तीसरा जो है पूर्व मध्य भारत में और जो है पश्चिम पूर्वी घाट में है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जंगली हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है, उसके बाद जो है उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के जो है बाढ़ के मैदानों के स्थान पे भी हैं। ठीक है, राज्य में एशियाई हाथियों की जो सर्वाधिक जो है संख्या वाला राज्य जो है कर्नाटक है। सबसे ज़्यादा हाथी जो है कर्नाटक में, इसके बाद असम में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद केरल का स्थान है। खतरे में इनका क्यों है, तो खतरे की बात की जाए तो खतरे में
तो एशियाई हाथियों की जो है एशियाई हाथियों के समक्ष जो है खतरे ना घटता पर्यावास है, क्षेत्र और विखंडन है ना, क्योंकि अब पर्यावास धीरे धीरे रहने का सब जंगल वगैरह कट जा रहे हैं तो कहाँ जब जाएंगे हाथी। तो मानव हाथी जो है संघर्ष भी देखने को मिलता है कई बार। और रेखीय अवसंरचना के बारे में बात किया जा रहा है। तो रेखीय अवसंरचना में है ना, और बिजली के झटके और टक्करों के कारण जो है होने वाली इनकी मौतें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह भी बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ही हानिकारक हो रही हैं। ठीक। अब हम देखेंगे एशियाई हाथी के बारे में, इसकी विशेषताएं। ठीक। तो एशियाई हाथी जो है एशियाई महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा जो है स्थलीय स्तनपायी है ये। और 3 उप प्रजातियाँ इसकी है, जैसे भारतीय एक होती है, एक सुमात्राई होती है, एक श्रीलंकाई होती है। ठीक। सुमात्रा द्वीप श्रीलंका पे और जो है एक भारत में। अत्यंत जो है बुद्धिमान भी होती है, मजबूत जो है पारिवारिक बंधन इनका होता है और उन्नत संचार क्षमता भी होता है। जटिल सामाजिक जो है संरचना इनका होता है, मातृ प्रधान व्यवस्था इनकी होती है, माता जो है आगे आगे चलती है, पिता पीछे पीछे चलता है। ठीक है। समूह का जो नेतृत्व है हमेशा मादा ही करती है। और इनका जीवन काल जो है 60 से 70 वर्ष होता है कि 60 से 70 साल जीती हैं। स्तनधारियों में जो है सबसे लंबी जो अवधि सबसे लंबी ना गर्भावधि होती है इनकी स्तनधारियों में। सबसे ज़्यादा ये मतलब इनका गर्भावस्था बहुत ज़्यादा टाइम का होता है, 22 महीने का होता है। इनका पर्यावास देखेंगे तो पर्यावास जो है अनुसूची 1 में इनको भी रखा गया है ना। तो इंडेंजर्ड जोन में है ये, है ना, EN में। तो इनका जो है इंडेंजर्ड जोन में है ये हाथी सब। अब पर्यावास इनका ये है कि जो है 13 वितरण देशों में शुष्क से जो है आर्द्रवन और झाड़ी भूमि घास भूमि पर्यावास में है इनका पर्यावास। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है हाथियों की जो भूमिका है वो घने वनों में अन्य प्राणियों के लिए जो है मार्गों का निर्माण करना, सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, बीज प्रसार के माध्यम से वनों की विविधता बनाए रखना, ये इनका काम है। ठीक है। संरक्षण उपाय प्रोजेक्ट एलिफेंट में जो है 1952 में आरंभ किया गया था, 1992 में। और 14 प्रमुख हाथी जो है राज्यों में 14 प्रमुख हाथी राज्यों में 33 हाथी आरक्षित क्षेत्र है। एशियाई और जो है अफ्रीकी हाथियों के बीच का अंतर बताया गया था, सूचक बताया गया। और उसके बाद एशियाई और अफ्रीकी हाथी के बारे में बताया गया। 2 अलग अलग प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है अफ्रीकी हाथी को। और जो उसमें एक है अफ्रीकी सवाना हाथी, एक अफ्रीकी वन हाथी, है ना। जो अफ्रीकी सवाना हाथी है वो संकटग्रस्त और इंडेंजर्ड जोन में है। जो अफ्रीकी वन हाथी है वो गंभीर रूप से जो है संकटग्रस्त में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। दोनों को बचाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय। अगर नहीं बचा तो इनकी प्रजाति विलुप्त हो सकती है। हम देखेंगे आकार। तो एशियाई हाथी जो आकार में जो है छोटे होते हैं, जबकि अफ्रीकी जो हाथी होती हैं वो आकार में बड़े होते हैं। इसके अलावा जो है ना फाहिंड या जो इनका माथा होता है, तो जो एशियाई हाथी का जो माथा होता है वो जुड़वा या गुंबद वाले सिर ना, जिनके बीच का जो भाग हल्का धंसा हुआ होता है। लेकिन जो क्या नाम है अफ्रीकी जो हाथी होते हैं उनका जो है गोलाकार चपटा एक एकल गुंबदी सिर होता है उनका। ठीक है। कान जो है दोनों में, तो जो एशियाई वाला हाथी होता है उसका कान जो है ना छोटा होता है लेकिन गोल होता है। लेकिन जो सवाना और उसका हाथी होते हैं वहाँ का अफ्रीकी हाथी, उसमें जो है सवाना का जो हाथी उसके ना बड़े व पंखे के आकार का जो उसका जो कान होता है। और वन की जो उसकी हाथी अफ्रीका में उसको पूरी तरह से ना अंडाकार होता है, गोल भी होता है। तो इस तरीके का होता है। और जो दांत होते हैं, दांत के बारे में बात कर लेते हैं। तो दांत जो है जो एशियाई हाथी है उसका दांत केवल ना कुछ नर हाथियों के ही दृश्यमान दांत होते हैं। मादा हाथियों के दांत ना बहुत छोटे होते हैं, हो सकते हैं।
लेकिन जो अफ्रीकी हाथी हैं उसमें जो है नर और मादा दोनों के ना बड़े बड़े दांत होते हैं। सामान्य हाथी में तो ना मुड़े हुए मोटे बाहर की ओर से निकले हुए दांत होते हैं, जबकि वन वाले जो होते हैं हाथी अफ्रीका के, वो जो है सीधे होते हैं, पतले और नीचे की ओर ना झुके हुए होते हैं। इसके अलावा पीठ जो है दोनों का बात करेंगे तो जो हमारा एशियाई हाथी होता है उसका जो है ना कुबड़नुमा मतलब उत्तल आकार की और बाहर की ओर उभरी हुई होती है वो, जबकि अफ्रीकी जो हाथी होती है वो अवतल आकार की होती है, बीच में धसी हुई होती है ना। अब हम देखेंगे अगला मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बारे में बताया गया है। तो ये 50 वर्ष से है ना चल रहा है। और सुर्खियों में क्या होता है, तो विश्व मगरमच्छ दिवस जो है 2025 की जो है पूर्व संध्या पर भारत में जो है ना मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की जो है स्वर्ण जयंती मनाई गई है। तो ध्यातव्य है कि जो है प्रत्येक वर्ष जो है 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है ना। तो मगरमच्छ संरक्षण अभियान के बारे में देखेंगे अब हम, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बारे में। तो इसमें जो है ये 50 वर्ष जो इसके पूरे हुए उसी में बताया गया है। तो विश्व मगरमच्छ दिवस जो है मनाया जाता है ना 17 जून को, अभी मैंने पढ़ा है इसको। इसके अलावा इस परियोजना की जो शुरुआत है उसको बताया गया है। इस परियोजना की जो शुरुआत है वो OHR बस्टर्ड की जो सिफारिशों के आधार पर हुआ था। 1 अप्रैल 1975 को यह परियोजना की शुरुआत की गई थी। और उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक प्रयासों का संरक्षण करना और कैप्टिव ब्रांडिंग है ना, कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से जो है इनकी समष्टि को जो है तेज़ी से बढ़ाना, ठीक है, इनकी संख्या को। और भारत में जो मगरमच्छ संरक्षण की जो सफलता है उसमें बताया गया है कि उड़ीसा की जो है ना विशेष भूमिका है। तो उड़ीसा एकमात्र जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ जो है मगरमच्छ की जो है तीनों देशज प्रजातियों के लिए जो है संरक्षण केंद्र मौजूद है। यहाँ जो है 3 संरक्षण केंद्र निम्नलिखित है, जिसमें घड़ियाल मतलब टिकरपाड़ा में है, सतकोसिया, एक खारे जल का मगरमच्छ है जिसको डंगमाल वो जो है भितरकनिका, तथा जो एक है मगरमच्छ है ना वो जो है रामतीर्थ रिमिलीपाल में। और खारे जल के जो मगरमच्छ और मगर की जो है समष्टि में वृद्धि हुई। खारे जल की जो मगरमच्छ की समष्टि है अब इनकी संख्या लगभग जो है 2500 हो चुकी है। मगर की समष्टि इनकी संख्या जो है बढ़कर के 8000 से 10,000 तक पहुंच गई है। यह प्रजाति ना एक बार फिर से जो है अपने ऐतिहासिक प्राकृतिक क्षेत्र जैसे गंगा नदी घाटी में पाई जाने लगी है फिर। अब घड़ियाल जो संरक्षण क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य है जिस मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों से विस्तृत मतलब कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य प्रदेश जो है गंडक नदी, कार्बेट है ना, कार्बेट टाइगर रिजर्व, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश है ना वहाँ तक। इसके अलावा आज जो है भारत में विश्व की जो है 80% प्राकृतिक पर्यावास वाले जो है घड़ियाल समष्टि मौजूद है, ठीक है। भारत में विश्व की 80% प्राकृतिक पर्यावास वाले घड़ियाल जो है यहाँ मौजूद हैं। हम आगे देखेंगे वर्तमान में जो है चल रही संरक्षण जो पहले हैं। तो उसमें बताया गया है कि वर्ष 2025 में भारत ने एक नई घड़ियाल संरक्षण परियोजना की घोषणा की है। इस नई परियोजना का जो उद्देश्य ना गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंध नदियों तक जो है उड़ीसा की महानदी में घड़ियाल की समष्टि को बढ़ाना, इसमें भी घड़ियाल आ जाएँ। और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक है ना, यहाँ मगरमच्छों का जो है प्रजनन कराया जाता है और इनकी संख्या बढ़ाने वाले जो है कार्यक्रमों में सहायता की जाती है। अब भारत में पाए जाने जो मगरमच्छ हैं उनके बारे में बताया। तो खारे पानी का जो मगरमच्छ है उसका नाम है एस्चुरी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स पोरोसस, यही है वो। इसकी विशेषताएं हैं कि ये जो ना रात्रिचर जीव है,
ये असमतापी है ना, शरीर का जो है तापमान सीमित रूप से नियंत्रित करते हैं। और विविधता इनकी ये है कि विश्व में जो है मगरमच्छों की 13 प्रजातियाँ जिसमें से ना 3 भारत में पाई जाती हैं। खारे पानी का मगरमच्छ विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ और सबसे बड़ा जीवित सरीसृप इंडिया में। किसी भी जीवित प्रणाली में सर्वाधिक काटने की क्षमता जो है इसमें है ना। मगरमच्छ, मगर के बारे में बताया गया है। तो मगर जो है ना यही है मार्स मगरमच्छ, मगर ब्रांड है ना। अब इसको बताया गया कि वे जो है घोंसला बनाने में के सामान ना के लिए जो है पक्षियों को लुभाने के लिए औजारों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ना अपने सिर पर जो है बैलेंस सटीक रखना, ठीक है। और एकमात्र भारतीय प्रजाति को जो है अत्यधिक तापमान से बचने के लिए ना भूमि में बिल बनाती हैं ये। और घड़ियाल हम देखेंगे तो घड़ियाल जो है नर घड़ियाल की नाक के नीचे जो है ना, नाक के सिर पर घड़ा नामक उभरी संरचना होती है। ये देखो नीचे है ना घड़ियाल, ये देखो। अब उसके बाद इसमें क्या है, संरचना होती है। यह आवाज़ निकालने, बुलबुले बनाने और जो है मादाओं को आकर्षित करने की जो है सहायता होती है। मछली पकड़ने में विशेषज्ञ होते हैं। सभी मगरमच्छों में सबसे लंबी और पतली थूथन जो है इन्हीं का होता है। देखो पतला कितना थूथन है इनका, निकला हुआ है इसका मुंह पतला सा। और स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता दिखाने वाली जो एकमात्र प्रजाति है। पर्यावास इसका बताया जाता है कि खारे पानी का जो मगरमच्छ है ना, लवड़ी जल के जो क्षेत्र मैंग्रोव, एस्चुरी और जो है तटीय जल में रहता है। जबकि उड़ीसा के जो है भितरकनिका सर्वाधिक संख्या में वहाँ पे रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं। मगर जो है ताजे जल के पर्यावास जैसे झीलें हुई, नदियाँ हुई, धीमी गति वाली जो धाराएं होती है उसमें रहते हैं। घड़ियाल जो है गहरी, स्वच्छ और जो है तेज बहाव वाली नदियाँ जिसमें जो है अंडे देने के लिए रेतीले तट पे आ जाते हैं ना, तो रेतीले तट पे अपना अंडा दे करके फिर अंदर चले जाते हैं। ये जो है राप्ती और नारायणी नदी नेपाल से। भारत में जो है गंगा की जो सहायक नदी है जिसमें गिरवा उत्तर प्रदेश, सोन मध्य प्रदेश, रामगंगा उत्तराखंड, गंडक बिहार, चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महानदी जो है उड़ीसा में, यहाँ ये पाए जाते हैं। हम देखेंगे नदी डॉल्फिन के बारे में। तो नदी डॉल्फिन में बताया गया सुर्खियों में क्या होता है, तो पर्यावरण वन एवं जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान है ना ने जो है भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 शीर्षक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जो बताया गया कि यह भारत का जो है ना पहला व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन है। मुख्य जो निष्कर्ष है उसमें बताया गया है कि भारत में जो है नदी डॉल्फिन की जो संख्या है लगभग 6327 है, और जिसमें जो है गंगा नदी डॉल्फिन 6324 है और सिंधु नदी डॉल्फिन केवल 3 शामिल है। वितरण जो है मुख्यतः बताया गया है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के द्रोणियों में ये रहते हैं। और राज्यवार जो स्थिति इनकी, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की आबादी सर्वाधिक है, इसके बाद क्रमशः बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। अम्ब्रेला प्रजाति इनकी जो है डॉल्फिन एक ना अम्ब्रेला प्रजाति है, इससे इसका अर्थ है कि डॉल्फिन संरक्षण का उनके पर्यावरण और वहाँ की व्यापक जैव विविधता पर जो है प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में नदी डॉल्फिन है, तो नदी डॉल्फिन देखो कैसा होता है, उसका थुथुन जो है पतला सा है जैसे घड़ियाल का था। गंगा नदी डॉल्फिन है, ये देखो वहाँ पे है गंगा नदी में। हम देखेंगे इसकी जो विशेषताएं हैं, तो गंगा नदी डॉल्फिन है ना, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये देखो यही है डॉल्फिन, ठीक। इसकी विशेषताएं हम देखेंगे, तो विशेषताएं इसकी गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन अनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से जो है 2 भिन्न प्रजाति हैं। कार्यात्मक रूप से नेत्रहीन है ना,
इकोलोकेशन से दिशा निर्देशन व शिकार करती हैं। लंबी पतले थुथुन इनका होता है, गोल पेट और मजबूत शरीर, बड़े जो है मीन पच होते हैं। इसके अलावा शीर्ष जो है इसका है ना, शीर्ष पर जो है शीर्ष पर भच्छी है ना, नदी स्वस्थ की जो संकेत प्रजाति हैं। उथले जल में जो है चलने हेतु ये बगल की ओर तैरते का जो विशिष्ट व्यवहार है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय पशु है। स्थानीय जो नाम है इसका सुसु है ना, मतलब श्वसन के दौरान उत्पन्न ध्वनि के आधार पर है। गंगा का जो टाइगर कहा जाता है इसको है ना। शीर्ष इसका जो परभक्षी है। मादा नर से जो है आकार में बड़ी है। जो सिंधु नदी डॉल्फिन है पंजाब का राजकीय जलीय जीव है। ये जो है इसका जो है स्थानीय नाम है भूलन है। ये भूरे ग्रे रंग का होता है। कीचड़ युक्त नदियों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। ये है देखो, इसका थुथुन घड़ियाल की तरह है, बीच में मोटा है। इसका जो पर्यावास उसके बारे में बात किया गया है। तो पर्यावास इसका गंगा नदी जो डॉल्फिन है वो भारत, बांग्लादेश और नेपाल में जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और संगू कर्णाफुली नदी तंत्र में नदियों के गहरे हिस्सों में संगम क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में जो है विश्व की लगभग 90% गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है। सिंधु नदी डॉल्फिन में जो है भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी तंत्र तथा भारत में ब्यास नदी में पाई जाती हैं है ना। खतरे इनके ऊपर जो हैं वो क्या अस्थिर है, अवैज्ञानिक है। मत्स्यायन, मानव निर्मित जल और संरचना, खराब जल गुणवत्ता व मानवीय हस्तक्षेप के कारण जलवायु परिवर्तन के कारण जो है लवणता में वृद्धि हो रही, इस वजह से ये इनके लिए खतरा है। और जो संरक्षण उपाय है उसमें बताया गया है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार, चंबल नदी संरक्षण डॉल्फिन को जो है डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है ना। और भारत का जो है पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है पटना बिहार में कंजर्वेशन एशियाई रिवर्स डॉल्फिन स्टैंडर्ड नदी डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को जो है बेहतर बनाने के लिए प्रजाति केंद्रित उपकरण। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो आगे देखेंगे हम गिद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गिद्ध देखेंगे। गिद्ध को जो है देखेंगे कि ये चर्चा में क्या होता है, वेलचर उसको बोलते हैं गिद्ध को। सुर्खी भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है इसके संकटग्रस्त प्रजातियों का जो है अपना पहला जो है अखिल भारतीय आकलन और निगरानी जो है फर्स्ट है ना बताया गया है, जारी किया गया है। इसके जो मुख्य निष्कर्ष है उसके बारे में बताया गया है। से संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भरता, सभी जो है दर्ज किए गए घोंसलों में से जो है 54% संरक्षित क्षेत्रों में स्थित है। अध्ययन का जो है फोकस इसमें बताया गया कि 17 राज्यों में जो है 216 स्थलों पर 4 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये जो प्रजातियाँ श्वेत उदार वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, संकरी चोंच वाला गिद्ध और लाल सिर वाला गिद्ध है ना। लाल सिर वाला गिद्ध भारतीय गिद्ध में बताया गया है। मुख्यतः जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान मुकुंदरा हिल्स में जो है सबसे बड़ी आबादी इसमें है, ये पाए जाते हैं। ये सुरक्षित और जो है सुरक्षित एवं स्थिर चट्टान कगारों या भृगुओं पर पर्यावास बनाते हैं। व्हाइट रम्पड गिद्ध हिमाचल प्रदेश की जो है कंगना घाटी में केंद्रित है। स्लेंडर विल्ड गिद्ध इसका जो है प्रजनन मुख्यतः जो है ऊपरी असम क्षेत्र में होता है। रेड हेडन गिद्ध जो है यह जो है प्रजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह घने एवं अविशुद्ध वनों पर जो है निर्भर होती है और इसकी आबादी अत्यंत कम और खंडित अवस्था में है। हम गिद्धों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो गिद्धों के बारे में पहले देख लेते हैं। जैसे विशेषताएं इनके जो है ना क्या है। तो गिद्ध जो है ना
मृत पशुओं व जो है शवों पर जो है निर्भर रहने वाले मृतभक्षी पक्षी हैं, क्योंकि जैसे कोई जीव वगैरह मर गया तो उसको खा करके ये ख़त्म कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि और कोई बीमारी नहीं फैल नहीं पाती, क्योंकि अगर वो मृत शरीर ऐसे ही रह जाएगा तो जो है बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारे बीमारी और चीज़ें फैल जाएंगी। तो ये उनको खा जाते हैं तो सफाई हो जाती है उससे। तो ये जो मृत गिद्ध है ना, गिद्ध मृत पशुओं व शवों पर जो है निर्भर रहने वाले मृतभक्षी पक्षी होते हैं, इसलिए इन्हें जो है प्रकृति का जो है सफाई कर्मी कहा जाता है कि ये प्रकृति को साफ सफाई रखें। खतरे क्या है इनके ऊपर, तो ये विषाक्त गैर जो है स्टेरॉयड एंटी इम्प्लेमेटरी दवाओं है ना का जो है सेवन, जैसे जो है डिक्लोफेनाक जो पशुओं के उपचार में प्रयुक्त होती है, आवास विनाश और जो है बिजली का करंट आदि। जैसे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इसमें हमने एक बारी पढ़ा था, तो ये जो ना जो दवाएं हैं, जैसे हम पशुओं को जब हमारे बीमार होते हैं उनको ना हम दवाएं खिलाते हैं, तो उन दवाओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो इनको जो ना हानिकारक इनके लिए होती है। और ये जब दवा खाने के बाद जैसे जब जानवर बचता नहीं मर जाता है, तो ये जानवर को खाते हैं तो ये इनके ऊपर असर कर जाता है। तो संरक्षण और पहल की बात की गई, तो सभी गिद्धों को जो है प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम है ना में शामिल किया गया है। इन्हें जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में जो है सूचीबद्ध किया गया है। हम देखेंगे गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र रानी असम में है ना, और पिंजौर हरियाणा में जो है अवस्थित है। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना जो है 2020 से 2025 तक, और असम स्थित जो है एक संस्था द्वारा भारत का पहला गिद्ध सर्वेक्षण पोर्टल प्रारंभ किया गया है। और झारखंड को जो है ना, झारखंड के कोडरमा जिले में गिद्ध रेस्ता आदि है। हम देखेंगे ऊँटों पर मसौदा नीति है ना, ऊँटों के बारे में, ऊँटों पर मसौदा नीति तो सुर्खियों में क्यों था, तो जो है जो राष्ट्रीय ऊँट संधारिता पहल का जो प्रस्ताव पेपर खाद्य एवं कृषि मंत्रालय है ना, कृषि संगठन के परामर्श से जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जो है तैयार किया। ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर के जो है मुख्य बिंदु के बारे में देखेंगे। इसमें जो है बताया गया कि 1970 के दशक से भारत में ऊँटों की आबादी जो है 75% से अधिक की कमी आई है। ऊँटों की जो है समष्टि में गिरावट के कारण जो है पारंपरिक रूप से चली आ रही उनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी, चारागाह भूमि की हानि, पर्यावरणीय दबाव जिसमें कहा गया मरुस्थलीकरण, आक्रामक प्रजातियां, लंबे समय तक सूखा पड़ना आदि, प्रतिबंधात्मक विधिक तंत्र, ऊँट आधारित उत्पादों के लिए अविकसित बाजार। ऊँटों के बारे में बताया गया है, तो ऊँटों के बारे में बताया गया कि इसे जो है रेगिस्तान का जो है ना जहाज़ कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है कि रेगिस्तान में बहुत तेज़ चलते हैं। और ऊँट जो है शुष्क भूमि संबंधी जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ना असाधारण रूप से अनुकूल होते हैं। ऊँट पालन जो है मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में 90% में किया जाता है। ऊँट जो है पालन से जो है जुड़े पशुपालक समुदायों में जो है रायका, रबारी, फकीरानी, जाट और मंगड़ियार समुदाय भी शामिल होता है। इसकी जो विशेषताएं होती हैं, ये बिना जल के ना कई दिनों तक जीवित रह सकती हैं और ये लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती हैं। ये कांटेदार रेगिस्तान पौधों को जो है खा सकते हैं, है ना। ये इसके अलावा ऊँटों के कुबड़ में जो है वसा का भंडार होता है जो उन्हें भोजन की कमी होने पर जो है ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही में ऊँट अपने कुबड़ में नहीं बल्कि जो है रक्त कोशिकाओं में जो है जल जमा करते हैं, ठीक है। अपने जो है कोशिकाओं में जो है जल को जमा करके रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऊँट जो है अपने कुबड़ में पानी रखता है, ऐसा नहीं है। तो ऊँट की जो भूमिका है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी क्या भूमिका है, तो इसके बारे में बात करें कि ऊँटों की क्या भूमिका है। तो पारिस्थितिकी में इनकी भूमिका है कि इनके द्वारा जल की जो है कम खपत, चरने संबंधी जो है चयनात्मक व्यवहार और मुलायम पर जो है वनस्पति विविधता को बनाए रखने तथा जो मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करते हैं। ये ऊँट का जो है गोबर शुष्क क्षेत्रों में मृदा को जो है समृद्ध बनाता है। भारत में पाई जाने वाले ऊँट की जो प्रमुख नस्लें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक जो है ना कुबड़ वाले ऊँट,
ठीक है। एक कुबड़ वाले ऊँट होते हैं जिसमें जो है बीकानेरी, जैसलमेरी के बारे में बताया जाएगा। फिर 2 कुबड़ वाले भी ऊँट बताएंगे जो बैक्टीरियन से आते हैं ऊँट, वहाँ से बैक्टीरिया मैसेडोनिया की तरफ से, जहाँ से सिकंदर आया था। तो बीकानेरी वाले जो ऊँट है वो राजस्थान में, जैसलमेरी वाले राजस्थान में। तो बीकानेरी वाले जो ऊँट होते हैं वो अपनी शक्ति और सहनशीलता के कारण गाड़ी खींचने और भारी भारवाहक कार्यों के लिए ना उपयोग किया जाता है। और जैसलमेरी जो राजस्थानी ऊँट है वो जो है लंबे और पतले शरीर वाले जो है नस्ल होते हैं, उत्कृष्ट सहनशील और गति के लिए प्रसिद्ध होते हैं। थार मरुस्थल में ऊँट सफारी के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। उसके बाद हम मेवाड़ी जो है राजस्थान का जो ऊँट, वो जो है दूध क्षमता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उसके बाद कच्छी जो गुजरात के ऊँट होते हैं उसमें बताया गया है वो जो है मजबूत एवं जो है श्रम गहन कार्यों के लिए प्रसिद्ध नस्ल कच्छ के रण में जो है हल जोतने और गाड़ी खींचने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा कराई ऊँट होते हैं गुजरात में जो पाए जाते हैं। ये जो समुद्र जल में जो है 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होते हैं। तटीय मैंग्रोव प्रजातियों तंत्र के लिए अनुकूलित मैंग्रोव वनस्पतियों को जो है खाकर जीवित रहता है। इसे जो है पालतू बनाया जा सकता है। इसका जो है दूध पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। इससे जो है संभावित उपचारात्मक जो है लाभ पाए जाते हैं। इसका संरक्षण जो है रबारी व फकीरानी जाट जनजातियों द्वारा किया जाता है। अब 2 कुबड़ वाले जो बैक्टीरियन हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पर्यावास जो है पूर्वी यूरोप से लेकर के पूर्वी एशिया तक है ना, पूर्वी यूरोप से लेकर के पूर्वी एशिया तक जो है विशेष रूप से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन में जो है, भारत में जो है केवल लद्दाख में उच्च तुंगता वाले शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं बैक्टीरियन ऊँट। इनके पास 2 कुबड़ होता है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं तो अनुकूलन जो बता 2 कुबड़ वाले जो ऊँट कुबड़ वाले हैं ना, ऊर्जा भंडार के रूप में ये कार्य करते हैं। इनमें जो है वसा संग्रहित होती है, जल नहीं, है ना। और घनी ऊनी आवरण तपी सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि अत्यधिक ठंडी व गर्मी से बचाव होता है इनका, क्योंकि ये वैसे वाले क्षेत्र में रहते हैं। और चौड़े पाँव होते हैं जिससे जो है रेतीला सतह पर चलने में अनुकूल होते हैं, है ना। और लंबे पलके एवं जो है बंद हो सकने वाली जो है नसा छिद्र होती है, मतलब धूल व रेत से रक्षा करते हैं। इसके अलावा कांटेदार शुष्क एवं विरल वनस्पतियों जैसे जो है ना सिबक थान झाड़ी होती हैं का जो उपयोग कर सकता है ये। और हिम खाने की क्षमता है ना, बर्फ़ खाने की भी क्षमता ये रखते हैं। इससे जो है यह जल की आवश्यकता की जो आंशिक पूर्ति कर लेते हैं वहीं से। इसके अलावा शुष्क बायोम की सूचक प्रजाति इनकी होती है। तो मध्य एशिया स्टेपी है ना परितंत्र के संरक्षण हेतु ये प्रमुख फ्लैगशिप प्रजाति सिल्क रोड व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में जो है ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 250 किलोग्राम तक जो है भार वहन करने में सक्षम है। इसके अलावा हम देखेंगे नोट में बताया गया है कि जो है जंगली बैक्टीरियन ऊँट एक जो है ना अलग प्रजाति के अनुसार जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यह जो है प्रजाति गोबी मरुस्थल के जो है 4 पृथक अलग अलग मरुस्थलीय आवासों में पाई जाती है। अब हम देखेंगे जंगली याक, ठीक है। तो जंगली याक के बारे में, वाइल्ड याक तो सुर्खियों में क्या था तो 4 जो है ना ICAR संस्थाओं है ना के जो है विशेषज्ञों द्वारा जंगली याक मतलब कि जो है वंशज भारतीय घरेलू याक है ना, बोस ग्रीनियंस उसको बोला जाता है, ग्रूनियंस का जो है अब तक का जो है पहला गुणसूत्र स्तरीय है जिसमें जो है जीनोम तैयार संयोजित किया गया है। हम जंगली याक के बारे में देखेंगे तो इसका जो है आवास, इसका जो क्षेत्रीय उपस्थिति होती है, प्रमुख जो विशेषताएं उसके बारे में, इसमें आवास इसका बताया गया है उत्तरी तिब्बती पठार में के जो है अल्पाइन टुंड्रा घास के मैदान और ठंडे मरुस्थल क्षेत्र जहां पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई 4000 से 6001 मीटर तक जो है। और क्षेत्रीय उपस्थिति इसकी जो है चीन और भारत के देशज प्रजाति और भूटान से क्षेत्रीय रूप से विलुप्त हो चुके हैं। जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसमें बताई गई हैं कि जो है ये शीत ऋतु में जो ना निचली घाटियों में और मौसमी रूप में जो है पलायन करते हैं। इनका जो है भोजन मुख्यतः घासें व जो है सेसेज पर आधारित होता है। साथ ही इसमें जो है कुछ शकीय पौधे भी शामिल होते हैं। याक जो है ना
मिलनसार होते हैं। प्रायः जो है 100 से अधिक व्यष्टियों के बड़े झुंडों में एकत्र होते हैं। हालांकि जो है 10-20 के जो है छोटे समूह भी सामान्य हैं। प्रमुख जो इन पे खतरा है वो बात कर लेते हैं। तो अवैध शिकार इनका होता है, जिसमें जो है मांस के लिए व्यावसायिक अवैध शिकार शामिल है तथा घरेलू जंगली याक के बीच ना अंतर प्रजनन आदि ये चीज़ें हैं। अब भारतीय घरेलू याक में देखेंगे कि बारे में, तो इसे हिमालय का जहाज कहा जाता है। यह उच्च तुंगता वाले पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदायों को जो ना मांस, दूध एवं परिवहन सहायता प्रदान करता है। इसका आवास जो है हिमालय क्षेत्र, तिब्बती पठार, पामीर पर्वत, तजाकिस्तान, मंगोलिया व साइबेरिया तक पाया जाता है। विशेषताएं इसकी ये कि मवेशियों की तुलना में इनके फेफड़े और हृदय बड़े होते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, है ना, गाय की तरह। अब देखेंगे तमिलनाडु की जो संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, ठीक है। सुर्खियों में क्या होता था, तमिलनाडु के ने जो है 4 कम ज्ञात एंडेंजर्ड प्रजातियों में जो है लायन टेल्ड मकाक और मद्रास हेजहाग और स्ट्राइड हाइना, है ना, और हैंड हेटेड माहसीर मछली शामिल है। इसके जो है ना संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्रजातियों का विवरण दिया गया है, विवरण, और इसमें बताया गया लायन टेड मकाक, मद्रास बियर बेलिड हेजहाग और स्ट्राइप्ड हाइना, हम्प हेडेड महसीर मछली, है ना। तो IUCN का जो वो है रेड लिस्ट इसमें दिया गया है कि क्या क्या कैसे है। तो जैसे लायन हेड मकाक है तो IUCN की जो रेड लिस्ट उसमें इंडेंजर्ड पे है, और जो सिटी सूची है उसमें परिशिष्ट 1 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो है इसकी स्थिति जो है सूची 1 और 4 में सूचीबद्ध है। स्थानिक जो इसका इंडेमिक है क्षेत्र वो पश्चिमी घाट तमिलनाडु में है। मुख्य खतरे इसमें जो है बताया गया है किसी क्षेत्र का जो है विस्तार और शहरीकरण और खनन है। इसके अलावा जो मद्रास बेयर बेलिड हेजहाग है, इसका जो है IUCN लिस्ट में लिस्ट कंसर्न में आता है, और इसकी जो साइट सूची है वो सूचीबद्ध नहीं है। इसका जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो इसकी जो स्थिति है वो अनुसूची A2 में सूचीबद्ध है। और स्थानीय जो क्षेत्र है उसमें बताया गया ये भारत में आता है। और जो है मुख्य जो खतरे हैं इसमें तो पालतू बनाने के लिए अवैध व्यापार, लकड़ी की कटाई आदि। अब हम देखें स्ट्राइप्ड जो हाइना है उसके बारे में। उसका जो IUCN रेड लिस्ट में जो है उसको नियर थ्रेंडेड में रखा गया है। परिशिष्ट 3 में आता है। अनुसूची 1 और 4 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। ये जो है अफगानिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान, भारत आदि में मिलता है। और इसको जो है ना ये मुख्य खतरा इस पर ये है कि इसको प्रताड़ना किया जाता है, विशेषकर जहर दे करके। अन्य बड़े मांसाहारी जीवों में जो है कमी के कारण जो है ना कारण पालतू या जो है जंगली मृत जो है जीवों की जो घटती उपलब्धता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे हम्प हेडेड मशहूर जो मछली है उसको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। वो सूचीबद्ध नहीं है, स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है। वो भारत में जो है तमिलनाडु के केरल, कर्नाटक में पाया जाता है। ये जो है मुख्य खतरे इस पे जो है बांध, नुकसान पहुंचाने वाली जो मत्स्य गतिविधि, आक्रामक प्रजातियों का विस्तार आदि। इसके अलावा अन्य प्रमुख तथ्य जैसे इसे जो है कावेरी का जो है बाघ कहा जाता है, क्योंकि यह पकड़े जाने पर जो है छूटने के लिए ना जोरदार संघर्ष भी करता है, ठीक है। और जो स्ट्राइप्ड हाइना है उसमें भी अन्य प्रमुख तथ्य जैसे उसका बताया कि यह जो प्राकृतिक स्क्वेंजर है जो बीमारियों को फैलने से ना रोकता है। इसको मुदुमलाई टाइगर या रिजर्व में इसकी संख्या तेज़ी से घट रही है। और जो मद्रास या जो है बेयर बिल्ड हेजहाग है, इसका भी हेजहाग का भी अन्य प्रमुख तथ्य है। जैसे बताया गया है कि स्थानीय रूप से यह कांटेदार चूहा हार्डी रैट के रूप में जो है जानी जाती है, और यह निशाचर प्रजाति है जो अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा जो हमने पहले देखा था लायन टेल्ड मकाक का, ये भी जो है अन्य इसके प्रमुख तत्व हैं। जैसे इसको बताया कि वर्षा वन में जो है खंडित भागों में प्राप्त होते हैं। ये हम देखेंगे वन फॉरेस्ट के बारे में। तो वन संरक्षण एवं जो संवर्धन संशोधन अधिनियम यहाँ से, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम इसको स्टॉप करेंगे।
वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन अधिनियम 2025 की मुख्य विशेषताएं। इसमें वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जो है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वन संशोधन अधिनियम 2023 संशोधित किया गया है। इसमें प्रतिपूरक वानिकीकरण भी बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि नए नियमों के तहत संरक्षित वन क्षेत्र की जो अधिसूचना वैकल्पिक हो गई है, जिससे जो है प्रतिपूरक वानिकीकरण के लिए भूमि या तो जो है वन विभाग को हस्तांतरित की जा सकती है, या जो है भारतीय जो वन अधिनियम है 1927 उसको अन्य कानूनों के तहत जो है संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकेगा। अब प्रतिपूरक वानिकीकरण का अर्थ है, प्रतिपूरक वानिकीकरण का जो अर्थ बताया गया है वो कहा गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जो है वन भूमि के जो है ना गैर वन उपयोग के जो है लिए आवंटित भूमि के बदले ना किया गया वानिकीकरण है। जिसमें बताया गया महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए प्रावधान बताया गया है। जिसमें देखेंगे हम कि जो है महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों अधिनियम 1957 के तहत कि जो है खनन परियोजनाओं को जो क्षतिग्रस्त वन भूमि पर जो है प्रतिपूरक वानिकीकरण करना अनिवार्य है, जिसकी मात्रा जो है कम से कम वन भूमि के दुगने क्षेत्रफल के बराबर होनी चाहिए। कार्य अनुमति जो बताई गई है, तो नियमों के अनुसार राज्य सरकार कुछ रैखिक परियोजनाओं के लिए जो है प्रारंभिक कार्य अनुमति जैसे सड़क निर्माण कार्य है ना, और जो है रेलवे ट्रैक बिछाना, ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करना, प्रदान करने की जो शक्ति प्राप्त है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम इसमें जो देखेंगे, जैसे पहले राज्य सरकारें जो है वन परियोजना के लिए ना सैद्धांतिक अनुमोदन या चरण 1 अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही संसाधन जुटा सकती थी, लेकिन अभी तो दूसरे तरीके से कर रहे हैं ये लोग। वन मंजूरी प्रक्रिया अधिनियम के बारे में बताया गया 1980 के अनुसार। तो चरण 1 में बताया गया सैद्धांतिक जो मंजूरी है ना, तो यह मंजूरी तब प्रदान की जाती है जब कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं, जैसे कि प्रतिपूरक वानिकीकरण के लिए जो है धनराशि का आवंटन हो गया होगा कि नहीं हो गया। चरण जो है दूसरा ये अंतिम होता है, अंतिम मंजूरी होता है, जिसमें बताया गया यह तब दी जाती है जब राज्य सरकार चरण 1 की सभी शर्तों के अनुपालन की पुष्टि कर देती है। अनुमोदन प्राधिकारी जो दूसरा होता है, जिसमें बताया गया 5 हेक्टेयर तक की जो परियोजनाओं के लिए खनन को छोड़ करके मंजूरी क्षेत्रीय कार्यकाल के जो है कार्यालय में मुख्य वन संरक्षक द्वारा दी जाती है। 5 हेक्टेयर से अधिक की जो परियोजनाओं या जो है किसी भी खनन प्रस्ताव के लिए मंजूरी वन सलाहकार समिति की जो सलाह के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में कि इसमें है क्या, इसमें चेंजिंग जो किया गया। तो वन की जो परिभाषा बताई गई है, तो ऐसी भूमि जिसे ना किसी कानून मतलब भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जो है वन घोषित किया या अधिसूचित किया गया, उसी को बोल देंगे वन। ऐसी भूमि जो 25 अक्टूबर 1980 या उसके बाद सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज की गई हो। इसके अलावा इसमें जो है वह भूमि शामिल नहीं होंगी जिसका जो है उपयोग 1996 से पहले आधिकारिक रूप से गैर वन उद्देश्य के लिए परिवर्तित कर दिया गया हो। और 2024 में जो उच्चतम न्यायालय ने जो है राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि जब तक जो है वन अधिनियम संशोधन 2023 के तहत वन भूमि की जो है पहचान पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे जो है ना 1996 के जो है TN गोदावरमन मामले में जो है दी गई वन की जो परिभाषा का पालन करें जो पहले दी गई थी। और जो इसमें कहा गया है गैर वन प्रयोजनों की परिभाषा से बाहर रखी गई गतिविधियां इसमें बताई गई हैं, जैसे संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत ना वन क्षेत्रों के जो चिड़ियाघरों, सफारी की स्थापना, क्षेत्र की जो है योजना में शामिल इको टूरिज्म सुविधाएं, पुनरुत्पादन गतिविधियों सहित जो सिल्वी कल्चर है ना गतिविधियां तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रायोजन अधिनियम प्रावधानों से छूट
प्राप्त भूमि श्रेणियाँ, ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब हम देखेंगे प्राप्त जो छूट प्राप्त परियोजनाएं हैं और छूट की जो सीमा है। जैसे छूट प्राप्त जो परियोजना है उसमें कहा गया है कि किसी बस्ती या रेल और सड़क किनारे की स्थिति सुविधा से कनेक्टिविटी है। और छूट की जो सीमा कहा गया रेल लाइन या सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक सड़क के किनारे स्थित 0.10 हेक्टेयर तक की भूमि जो है वन्य भूमि है। ठीक है। और राष्ट्रीय महत्व बताया गया, राष्ट्रीय जो है सुरक्षा से संबंधित जो परियोजना है और सुरक्षा से संबंधित जो बुनियादी ढांचे का निर्माण है और रक्षा परियोजना, अर्धसैनिक शिविर या जो है सार्वजनिक उपयोगिता से संबंधित जो परियोजना है उसको रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा के जो है ना 100 किलोमीटर के जो है भीतर की वन्य भूमि है और 110 हेक्टेयर तक की जो भूमि वन्य भूमि है। और वामपंथी चरमपंथी प्रभावित क्षेत्र के जो है 5 हेक्टेयर तक की जो है वन भूमि होगी, है ना। अब देखेंगे टी गोदारमन जो त्रिमूलपाद बनाम जो है भारत संघ मामला आया था 1996 में, वो क्या था, तो यह जो है 1995 का उच्चतम न्यायालय एक ना महत्वपूर्ण निर्णय था जिसमें वन की व्यापक और समग्र परिभाषा स्थापित की जा रही थी। तो वन की परिभाषा का जो विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को ना शामिल किया गया था। जैसे इन्होंने किया था कि सभी जो ऐसे क्षेत्र होंगे जो किसी भी सरकारी अभिलेख में लिखे होंगे, वन के रूप में दर्ज किए गए होंगे, चाहे उनका स्वामित्व, मान्यता व वर्गीकरण कुछ भी हो, उसको सभी ऐसे क्षेत्र जो वन के जो है शब्दकोशी अर्थ के रूप में जो हों, वे क्षेत्र जिन्हें जो है 1996 के आदेश के बाद जो है सरकारों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों ने जो है वन के रूप में चिन्हित किया हो, तो उनको रखा जाएगा। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, तो यहाँ से हम अगले सेशन में देखेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। रात का अभी बज गया है 12:30। अभी जब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं तो 12:30 बज चुका है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हमारी जो मेहनत है वो सफलता मिल सके हमको और रंगा ला सके और आप लोग का जो है जो एग्ज़ाम वो भी निकल सके। और अभी जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम का जो है आ गया फॉर्म, तो आप लोग फॉर्म प्लीज़ भर लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि आप जहाँ पे सेंटर लेना चाहते हैं वहाँ पे मिल जाए। सभी को गुड नाइट, जय हिंद।